गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन में रहेगा। हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक शुरू किया था नेशनलिस्ट रिस्पांस इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें हमने बात की थी कि आईएनसी के अलग अलग नेता जो थे वो अलग अलग बातें कर रहे थे। जो लीडर्स थे उनकी अपनी अपनी विचारधाराएँ थी। कोई चाहता था कि वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को सपोर्ट किया जाए, इस पर सवाल उठा या नहीं किया जाना चाहिए। वहीं नेहरू जी ने ये कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, कि ना सपोर्ट करना चाहिए और ना ही उनके अगेंस्ट हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है उसके लिए हमें कुछ खास करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो ब्रिटिश की हालत है वो सही नहीं है। एंड मोर ओवर देयर रीजंस एंड कॉजेज टू फाइट और टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड वॉर 2 इज़ जस्ट। सो गांधी जी जो चाहते थे कि ब्रिटिश को सपोर्ट किया जाए, उन्होंने ये कहा था लास्ट में, उन्होंने नेहरू की साइड लेते हुए, जब कोई उनकी बात नहीं माना सपोर्ट करने के लिए, देन फाइनली ही टुक द स्टैंड ऑफ और ही सपोर्टेड नेहरूज ओपिनियन। एंड उन्होंने ये कहा था कि एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि आई एक्सटेंड माई मॉरल सपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड सेकेंडली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं, प्रोविंशियल लेवल पर हमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। साथ में हमने 17 अक्टूबर 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो ने जो अपनी स्टेटमेंट जारी की थी, जहाँ पर उससे पिछले जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, वर्धा मीटिंग हुई थी, जहाँ पर कांग्रेस ने उनसे पूछा था कि उन्हें बताया जाए कि वॉर एम्स क्या हैं ब्रिटिश के। और साथ में उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिटिश लड़ाई लड़ रही है डेमोक्रेसी की या फ्रीडम की, तो उन्हें हिंदुस्तान का अगर सपोर्ट चाहिए तो वो पहले हिंदुस्तान को ये बताए कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और आज़ादी हिंदुस्तान को वो कब देगा। उसके बाद हिंदुस्तान जो है वो ब्रिटिश का सपोर्ट करना चाहता है। इसी के रिवर्ट में लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को एक स्टेटमेंट जारी की थी, जिसमें उन्होंने बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने कांग्रेस की मांगों को। साथ में उन्होंने ये कहा था कि जो भी सेटअप रहेगा फर्दर फ्यूचर अरेंजमेंट है, वो सारे के सारे जो डेलीगेट्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, वो आपस में डिस्कशन करें और जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो हम 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें हम मॉडिफाई करेंगे, एंड देन वी गोइंग टू इनकलकेट दोज आइडियाज़ इन दैट। बट ये हम सभी जानते थे कि हिंदुस्तान की सारे सेक्शंस को उठाकर एक टॉपिक पर डिस्कशन करना कितना ज़्यादा मुश्किल था। इसी के फर्दर रिएक्शन में कांग्रेस की एक और मीटिंग हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 23 अक्टूबर 1939 को, जिसमें जो वाइस रॉय की जो स्टेटमेंट थी उसे रिजेक्ट किया गया और ये माना गया कि ये पुरानी इंपीरियलिस्ट पॉलिसी हम पर खेल रहे हैं, कैरेट एंड स्टिक वाली। और साथ में ये कहा गया कि हम ब्रिटिश को, ये डिसाइड हुआ कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को वॉर में सपोर्ट नहीं करेंगे। और थर्डली कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने रिज़ाइन कर दिया यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। अब यहाँ पर फर्दर क्वेश्चन आया कि अब इस स्टेज पर अगला स्टेप क्या होना चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मास स्ट्रगल। तो यहाँ पर बात आती है अक्टूबर 1939 में इंडिविजुअल मास सत्याग्रह की, या फिर इमीडिएट मास स्ट्रगल क्या होगा, तो सत्याग्रह की बात हुई थी। अब यहाँ पर गांधी और उनके फॉलोअर्स का ये मानना था कि हिंदुस्तान में फ़िलहाल एक मास स्ट्रगल, एक नेशनल मूवमेंट लॉन्च करना जो है वो मुश्किल होगा। हिंदुस्तान में अभी एक मास मूवमेंट जो है वो लॉन्च करना मुश्किल होगा। इसका क्या रीज़न है? पहला उनका मानना था कि हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। वो ब्रिटिश को अपना मॉरल सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे थे। वो मानते थे कि जो अलाइड पावर्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर रही हैं, चाहे वो फ्रांस है चाहे वो ब्रिटिश है, दे आर जस्ट एंड फेयर। उनके रीजंस एंड कॉजेज़ गलत नहीं है लड़ाई लड़ने के। सेकेंडली, देश में उस टाइम यूनिटी नहीं थी। मासेस को एकजुट करना, यूनिफाई करना और एक मास स्ट्रगल में उन्हें मास स्ट्रगल की तरफ उन्हें इनकरेज करना या बढ़ावा देना मुश्किल था। साथ में कम्युनल राइट्स जो थे वो उस समय देश में चल रहे थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। और साथ ही साथ ये भी चीज़ थी कि वो जानते थे कि कांग्रेस में इस समय कुछ डिसइंटीग्रेशन या डिसएसोसिएशन चल रही है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लीडर्स अपने अपने डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो वो ये चाहते थे कि इससे पहले हम कोई मास स्ट्रगल मूवमेंट शुरू करें, उससे पहले कांग्रेस को प्रॉपर ट्रैक पे लाना ज़रूरी रहेगा यहाँ पर। अब फर्दर उन्होंने दे इंस्टेड एडवोकेटेड टोनिंग द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। और अब कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए उन्होंने फिर से ग्राउंड लेवल पर पॉलिटिकल वर्क करना शुरू कर दिया, जनता को फिर से पॉलिटिकल स्ट्रगल की तरफ जागरूक करना शुरू किया और नेगोशिएशंस करना शुरू किए। अब यहाँ पर जनवरी 1940 में लिनलिथगो ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को हम
वेस्टमिंस्टर वैरायटी का एक डोमिनियन स्टेटस जो है वो हम दे देंगे लड़ाई के वॉर के बाद, और ये ब्रिटिश पॉलिसी रहेगी इंडिया में फर्दर। दिस विल बी द गोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। अगर मान लीजिए प्रीलिम्स में ये पॉइंट आता है कि हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस कब अनाउंस हुआ था, मतलब पहले भी बहुत बार हो चुका है। लॉर्ड लिनलिथगो ने ये कब किया था, 1940 में किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले का टाइम है ये। अगर स्पेसिफिकली वाइसरॉय के नाम के हिसाब से आता है, वैसे तो डोमिनियन स्टेटस हमारा 1917-18 में जब ऑगस्ट ऑफर आया था उसमें भी बात हुई है, जब माउंट फोर्ड रिफॉर्म्स आए थे। तो यहाँ पर भी डोमिनियन स्टेटस उन्होंने कहा, डोमिनियन स्टेटस ऑफ वेस्टमिंस्टर वैरायटी। ये हम वॉर के बाद हिंदुस्तान को देना चाहेंगे, और यही फर्दर ब्रिटिश पॉलिसी रहेगी आफ्टर वॉर फॉर इंडिया। अब यहाँ पर नवंबर 1939 में इलाहाबाद में एक मीटिंग हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, जिसमें उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। नवंबर 1939 CWC की मीटिंग, लोकेशन थी इलाहाबाद। पहले जो मीटिंग हुई 1939 में वो थी वर्धा में। अब इस मीटिंग में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया। कांग्रेस का मानना था कि ब्रिटिश जो है हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसा उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया, हमसे सपोर्ट चाहा, हमने वो सपोर्ट दिया था, और बाद में उन्होंने हमें रिफॉर्म्स और डोमिनियन स्टेटस के अनाउंसमेंट करके वापस 1919 के डायरकी और कम्युनल उसमें फंसा दिया था, इलेक्टोरेट्स में। तो उनका मानना यहाँ पर इस रेजोल्यूशन के माध्यम से ये था कि फिर से ब्रिटिश जो है हमें उसी ही सिचुएशन में फंसा रहा है, और ये वापस इंडिया की ही क्या करेगा, एक्सप्लॉयटेशन वापस करेगा। तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान की जो इंडिपेंडेंस है और हम हिंदुस्तानियों का जो राइट है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का हमारा राइट है, और हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करनी चाहिए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी फ्रेम करे, और साथ में उसी के साथ हमें जो है हमारे राइट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ जो देश में कम्यूनल या बाकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, वो सभी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने के बाद ही जो हैं वो सही हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 महीने के बाद, बहुत टाइम के बाद, मार्च 1940 में नेक्स्ट ईयर कांग्रेस का एक और सेशन हुआ। कांग्रेस का सेशन था रामगढ़ सेशन ऑफ INC। इस सेशन के प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब यहाँ पर उन्होंने इन सभी जो INC के लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं, उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की प्रेसिडेंटशिप में ये निष्कर्ष पे पहुँचे, ये निर्णय लिया कि अब हमें हमारा जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन या हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है ब्रिटिश के अगेंस्ट, वो होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए, और इसका जो एग्जैक्ट तरीका है, जो टाइम है और जो लोकेशन है, वो पहले की तरह ही जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कहा गया था, फिर से जो है वो गांधी जी ही डिसाइड करें। पर अब गांधी जी ने कहा कि एटलीस्ट मुझे मॉरल सपोर्ट तो ब्रिटिश को देना है, और मैं नॉन वायलेंट आदमी हूँ, तो ठीक है, नॉन वायलेंट बेसिस पे मैं चुपचाप ब्रिटिश को सपोर्ट दूंगा, मॉरल सपोर्ट दूंगा, और एटलीस्ट मैं प्रोविंशियल लेवल पर ब्रिटिश को कोऑपरेट करूंगा, वहाँ पर कुछ भी डिसकॉन्टिन्यूशन के मैं फेवर में नहीं हूँ। पर जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर कहा कि हिंदुस्तान को अगर कुछ चाहिए तो वो है कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और अगर ब्रिटिश कांग्रेस का या हिंदुस्तान का सपोर्ट चाहती है लड़ाई में, तो वो केवल और केवल एक ही प्री कंडीशन के साथ ब्रिटिश को एक्सटेंड किया जाएगा, और वो होगी हिंदुस्तान की आज़ादी। वहीं साथ में हमारे तीसरे मेन लीडर थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था। उन्हें बंगाल प्रोविंशियल कमेटी जो कांग्रेस की है उससे उन्हें डोमिनेट कर दिया था, और साथ में 3 साल के लिए, जैसे मैंने बताया था, कोई भी कांग्रेस के अंदर कोई भी पोस्ट या ऑफिस होल्ड करने से उन्हें 3 साल के लिए बार कर दिया गया था, एनी इलेक्टेड पोस्ट विद इन कांग्रेस। अब यहाँ पर स्थिति ये थी कि सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि जो मेरे तरीके हैं आज़ादी के वो बाकियों से अलग हैं,
वो एक तरीके से रेडिकल व्यूज़ के आदमी थे, रेवोल्यूशनरी थे। वहीं आईएनसी के तौर तरीके हमने शुरू से ही अलग देखे हैं, वो सोच विचार और इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग रहे हैं। अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ादी की जो सीधी राह थी वो पकड़ ली थी, जिसमें वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन करते हुए नज़र आए हैं और फर्दर आएंगे। और उन्होंने अपनी INA जो इंडियन नेशनल आर्मी उसका गठन करना उन्होंने शुरू कर दिया है, और वो ब्रिटिश से सीधा पंगा लेने वाले थे। अब यहाँ पर कांग्रेस ने अपने सेशन में डिक्लेयर कर दिया कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए और चाहिए तो सिर्फ आज़ादी। ठीक है, यहाँ पर ये वाला सेशन, एंड कांग्रेस डिमांडेड फॉर ओनली वन थिंग, दैट फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन और फर्दर रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस विल ओनली बी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, या फिर आप कह सकते हो सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी का मतलब क्या होता है कि हिंदुस्तान जो है वो एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएगा जो किसी और को अकाउंटेबल या आंसरेबल या रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इट विल ओनली एंड ओनली बी रिस्पॉन्सिबल टू इट्स पीपल, जैसे कि हम आज की डेट में है, एक सोवरेन बॉडी। अब यहाँ पर ये INC का ये एम, यहाँ पर सोवेरेनिटी लॉन्च हो चुका है 1940 में। अब यहाँ पर कांग्रेस ने कहा that sovereignty must rest with the people, whether in the states, that is the princely states or the provinces। यहाँ पर डिसाइड किया गया कि कांग्रेस फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएगा as soon as कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन is considered fit enough or if circumstances precipitate a crisis। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस फिर से एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेगा जैसे ही कांग्रेस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे एक मूवमेंट लॉन्च करने के लिए फिट माना जाएगा तब, या फिर कोई इमीडिएट क्राइसिस आ जाता है उस समय। अब यहाँ पर इसके साथ ही पाकिस्तान रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग ने पास कर दिया था। पाकिस्तान रेजोल्यूशन, सेम मंथ सेम ईयर, मार्च 1940, कांग्रेस के रामगढ़ सेशन के साथ साथ ही, जिसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया था, मुस्लिम लीग ने जो जोग्राफिकली कंटेजियस एरियाज़ थे मुस्लिम्स के लिए, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट एरिया था या ईस्ट एरिया था, जैसे ईस्ट में बंगाल है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस हैं जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, उन्हें ग्रुपिंग करना एंड इंडिपेंडेंट करने का काम जो था वो उन्होंने करना शुरू कर दिया था। उनका रेजोल्यूशन था कि जहाँ पर वो मेजॉरिटी में हैं उन जगहों को वो इंडिपेंडेंट करवाएंगे, जहाँ पर वो ऑटोनमस यूनिट्स फॉर्म करने वाले थे और सोवरेनिटी को अपना एजेंडा बनाकर मुस्लिम्स की जो राइट्स हैं उन्हें सेफ गार्ड करेंगे, और साथ में उन जगहों के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं। The Muslim League passed a resolution calling for grouping of geographically contagious areas where Muslims are in majority, northwest और eastern part, उन्हें वो independent state या sovereign states declare करेंगे या बनाएंगे। They will be developed into independent states in which constituent units such as autonomous and sovereign and adequate safeguards to Muslims will be given, जहाँ पर वो minority में है, where they are in minority। अब ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये था ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, ये लाहौर सेशन में हुआ है। लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने ये किया है। अब यहाँ पर आता है अगस्त ऑफर। एक अगस्त ऑफर आया था 1917-18 में, अगस्त स्टेटमेंट भी जिसे कहा जाता है, जिसमें डोमिनियन स्टेटस दिया था हिंदुस्तान को। अब आता है अगस्त ऑफर। हिटलर वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 में जीतने की कगार पे था, और यहाँ पर एज द वॉर इन यूरोप हैड अंडरटेकन अ न्यू टर्न, द डोमिनेंट कांग्रेस लीडरशिप वाज अगेन इन डिलेमा। बोथ गांधी एंड नेहरू स्ट्रांगली अपोज द आइडियाज ऑफ टेकिंग द एडवांटेज ऑफ ब्रिटेन्स पोजीशन। अब एक तरफ ब्रिटिश हार रही थी, एलाइड पावर्स के हाल बुरे थे, और हिटलर जो है वो सक्सेस पे सक्सेस हो रही थी उसकी। बेल्जियम की सरकार गिर चुकी थी, हॉलैंड की सरकार गिर चुकी थी, फ्रांस का भी यही हाल था। तो उसकी वजह से जो ब्रिटिश था
ब्रिटेन था उसकी हालत जो थी वो बेचारे बुरे चल रहे थे। अब यहाँ पर गांधी और नेहरू जो हैं वो दोनों ही ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ भी करने के या उनकी पोजीशन का, इंटरनेशनल पोजीशन पे जो उनकी हालत थी उसका फ़ायदा उठाने में वो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। कौन लोग थे ये? गांधी और नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पर कांग्रेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी हो चुकी है and they asked the British government to let it form an interim government during the war period, but the government was not interested. कांग्रेस ने यहाँ पर कहा कि तुम्हारी हालत बहुत बुरी है, let us help you, let us come to a conclusion, let's compromise with each other. हमें एक interim government form करनी दीजिए और हम आपकी war में मदद करेंगे। लेकिन सरकार ने मना कर दिया और सरकार अपने स्टाइल में मदद लेने के लिए सामने आई, जिसमें एक अनाउंसमेंट की गई और ये डॉक्यूमेंट था अगस्त ऑफर का। अगस्त ऑफर आता है, ऑब्वियसली अगस्त में ही आएगा, अगस्त 1940। वॉइसरॉय का नाम लिखना याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वॉइसरॉय लिनलिथगो। ये आए अपने स्टाइल में मदद लेने के लिए अगस्त ऑफर के नाम से, और इन्होंने कहा कि इंटरिम गवर्नमेंट कुछ नहीं, तुम्हें चाहिए तो वी कैन गिव यू डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, फर्दर एक्सपेंशन ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो शुरू से चल रहा है ना काम, एक्सपेंशन ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें यहाँ पर अब एक काम कर सकते हैं, उन्होंने कहा तुम्हारे लिए कि इंडियंस को मेजॉरिटी सीट्स मिलेंगी, ठीक है। और साथ में उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम फ्रेम करेंगे आफ्टर द वॉर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी सेट अप आफ्टर द वॉर, जहाँ पर मेनली इंडियंस होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि फर्दर जो सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंसेप्शंस हैं वो क्या होंगे, और उन्हें उनके प्रति जो ऑब्लिगेशंस हैं या इश्यूज़ हैं उन्हें कैसे फुलफिलमेंट किया जाएगा। और उस समय तक जो सरकार है, मतलब जो मेन इश्यूज़ जो डिस्कस करेगी वो करेगी डिफेंस, माइनॉरिटी राइट्स, ट्रीटी विद द स्टेट्स एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। ये सब चीज़ें जो हैं वो उस समय सरकार के यहाँ पर जो ऑब्लिगेशंस हैं ये उन्हें डिस्कस किया जाएगा, उनके ऊपर काम किया जाएगा और इनकी फुलफिलमेंट होगी। अब यहाँ पर लेकिन जो एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट नहीं करेंगे जब तक कि माइनॉरिटीज़ का कंसेंट नहीं होगा, कि इसे हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम माइनॉरिटी राइट्स का इशू लेकर आएंगे, इसमें हम डिफेंस का इशू लेकर आएंगे, इसमें हम जो बाकी स्टेट्स हैं, जो हमारी स्टेट्स हैं, सारी प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनका मर्जर कैसा रहेगा, ट्रीटी कैसे साइन होगी, उन पर डिस्कस करेंगे, और सेंट्रल या ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, नो कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एक्सेप्टेड टिल माइनॉरिटी पीपल या कम्युनिटीज़ गिव देयर असेंट और एक्सेप्टेंस, कंसेंट। ये 4 बातें अगस्त ऑफर में लिखी थी। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। लॉर्ड लिनलिथगो थे इस समय वाइसरॉय, वो अगस्त 1940 में अगस्त ऑफर लेकर आए थे। पहला था हिंदुस्तान के लिए डोमिनियन स्टेटस, दूसरा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसकी एक्सपेंशन, जिसमें मेजॉरिटी अब इंडियंस होंगे, और तीसरा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेटिंग का फॉर्मेशन करना आफ्टर द वॉर, जिसमें कि मेनली इंडियंस होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करेंगे ऑन इश्यूज़ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो डेवलपमेंट रहेगी, ग्रोथ रहेगी, उसके ऊपर, subject to the fulfillment of the obligations of the government regarding defense, minority rights, treaty with states and all India services. And last point, no constitution will be accepted or adopted till minority communities give their or provide their consent. अब यहाँ पर कांग्रेस का अगस्त ऑफर के प्रति जो रवैया था या रिव्यू था वो क्या आया? कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। INC rejected August offer. नेहरू ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने, कि अब डोमिनियन स्टेटस जो है दैट इज अ कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज डेड एज अ डोर नेल। अब ये पुरानी बात हो चुकी है। वहीं गांधी ने कहा दैट द
that the declaration had widened the gulf between nationalists and the British rulers. अब यहाँ पर लेकिन मुस्लिम लीग जो थे उन्होंने इसे वेलकम किया, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग जो था कहीं ना कहीं उसे विटो अश्योरेंस मिल रही थी उन्होंने लीग से. दे वेलकम द विटो अश्योरेंस गिवन टू द लीग. उन्होंने लीग की तरफ से विटो की पावर मांगी थी. और ऑब्वियसली जैसे ये लास्ट लाइन है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि माइनॉरिटी कॉन्सेंट नहीं देगी. तो इस कंडीशन की वजह से जो माइनॉरिटी था या जो मुस्लिम लीग था उसे एक विटो पावर मिल चुकी थी, जिसकी वजह से वो खुश थे, इस चीज़ से सेटिस्फाइड थे. लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्टीशन के हक में थे, तो वो फर्दर डेडलॉक्स जो था वो क्रिएट यहाँ पर कर सकते थे हिंदुस्तान के क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि वो हिंदुस्तान के साथ मिलकर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं करना चाहते थे. वो चाहते थे तो सिर्फ पार्टीशन करना, देश का विभाजन करना. अब इसका अगर नेक्स्ट पॉइंट आता है इवैल्यूएशन. अगर इसका इवैल्यूएशन करें तो यहाँ पर पहली बार इंडियंस की जो इनहेरेंट राइट है टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर बात की गई, उसको रिकग्नाइज किया गया था. जो कांग्रेस की जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फ्रेम करने की या सेटअप करने की, उसे कंसिडर किया गया था. और डोमिनियन स्टेटस को एक्सप्लिसिटली ऑफर किया गया था, मतलब कि अब ऑफिशियली एक्सटेंड किया गया था इंडियंस के लिए. वहीं जुलाई 1941 में जो वाइस रॉय थे उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ा दिया गया, एक्सपैंड कर दिया गया, जिसमें हिंदुस्तान के जो लोग थे, जो इंडियंस थे, उनकी मेजॉरिटी को 12 में से 8 कर दिया गया. वाइस रॉय काउंसिल में टोटल 12 मेंबर्स होते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और जुलाई 1941 में 12 में से इंडियंस को मेजॉरिटी दे दी गई और अब 12 में से 8 लोग जो थे वो हिंदुस्तानी थे वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में. और यहाँ पर ब्रिटिश जो था वो मेनली इंचार्ज रहा डिफेंस का, फाइनेंस का और होम अफेयर्स का. वहीं साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल डिफेंस काउंसिल वॉज सेटअप विद प्योर एडवाइजरी फंक्शंस. 1940 में नेशनल डिफेंस काउंसिल का सेटअप किया गया था. जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 8 में से जो 12 मेंबर्स हैं वो इंडियंस होंगे, तो इंडियंस को मेजॉरिटी मिल गई थी. और साथ में ब्रिटिश के पास अब कौन सा चार्ज है हिंदुस्तान का, कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं ये, डिफेंस की, होम अफेयर्स की और फाइनेंस की, होम अफेयर्स की. अब यहाँ पर बात आती है इंडिविजुअल सत्याग्रह की. अब यहाँ पर सरकार का एक एडमेंट रवैया जो था हिंदुस्तान के प्रति या डोमिनियन स्टेटस देने की जो ये बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आईएनसी के जो लीडर्स थे उन्हें गवारा नहीं हो रही थी, इसलिए वो टाइम एंड अगेन अब डोमिनियन स्टेटस के लिए रिजेक्शन शो कर रहे थे. लेकिन प्रॉपर कुछ भी जो था वो एक प्रॉपर सिस्टम जो था, एक प्रॉपर कंक्लूजन इसका वर्कआउट नहीं हो पा रहा था. The government had taken the adamant position that no constitutional advance could be made till Congress came to an agreement with the Muslim leaders. जैसे उन्होंने माइनॉरिटी की एक पॉइंट को वहाँ पर वो फंसा दिया था उन्होंने, तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम तब तक कोई भी ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क पे हम काम नहीं करेंगे, कोई एडवांसमेंट नहीं करेंगे, कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे, तब जब तक कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग के साथ एक एग्रीमेंट नहीं साइन कर लेती. वहाँ पर ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस इशू होने लगे, जिसकी वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और एसोसिएशंस ऑर्गेनाइज करने का जो राइट था वो सरकार ने ले लिया था. सो द पीपल वर restricted on freedom of speech, the freedom of press, and ended the right or restricted the right to form associations. अब यहाँ पर 1940 के एंड तक कांग्रेस जो था, कांग्रेस ने फिर से गांधी जी को 1940 के अंत तक आते आते कांग्रेस ने कहा कि गांधी जी अब आप फर्दर हमें कोर्स ऑफ एक्शन बताएं और आप हमें कमांड करें, हमें लीड करें. गांधी जी अब यहाँ पर पूरे देश में एक पॉलिटिकल स्ट्रगल का एक जो माहौल था वो बना चुके थे और फर्दर बनाने वाले थे, और उन्होंने यहाँ पर अपना स्टैंड रखा एक मास स्ट्रगल का नया तरीका. मतलब उनके हिसाब से तो पुराना ही था, पर अब ये नेशन वाइड होने वाला था, जगह जगह पर इसे अप्रोच किया जाना था लोगों को इसके माध्यम से. गांधी now began taking steps which would lead to a mass struggle within his broad strategic perspective.
he decided to initiate a limited satyagrah on an individual basis by a few selected individuals in every locality. तो वो क्या करने वाले थे, हर एक लोकेलिटी में कुछ इंडिविजुअल्स को चूज करके एक इंडिविजुअल या लिमिटेड लेवल पर सत्याग्रह जो था वो ऑर्गेनाइज करने वाले थे. इस इंडिविजुअल सत्याग्रह के क्या क्या एम्स थे वो देख लेते हैं. एम्स ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह. सबसे पहले था नंबर 1, टू शो दैट नेशनलिस्ट पेशेंस वॉज नॉट ड्यू टू वीकनेस. नंबर 1, टू शो nationalist patience was not their weakness. Very simple to understand. Secondly, to express people's feeling that they were not interested in the war and that they made no distinction between Nazism and the double autocracy that ruled India. यहाँ पर to express the disinterest of people in war. अब कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता था कि आईएनसी के काम की वजह से गांधी जी के करियर में इतने अप्स एंड डाउन्स रहे थे, कभी विड्रॉल कर लिया, कभी नया मास मूवमेंट ले आए, कभी रेवोल्यूशनरीज को रोक दिया, तो लोगों को फिर से एक वापस उस मोशन में लाना एक क्वेश्चन था. तो यहाँ पर इस इंडिविजुअल सत्याग्रह के माध्यम से लोगों को आईएनसी का या गांधी के फॉलोअर्स ये भी बताना चाहते थे कि हम जो हैं आपको लड़ाई के लिए इनकरेज नहीं कर रहे हैं. लड़ाई मतलब जो ब्रिटिश का जो वॉर का टाइम है वो नहीं है. वी पीपल आर डिसइंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ वॉर, चाहे वो ब्रिटिश लड़ रहा है चाहे वो हम लड़ रहे हैं. और यहाँ पर हम जो है वो हम कोई भी डबल स्टैंडर्ड्स प्ले नहीं कर रहे हैं. चाहे ब्रिटेन या फ्रांस जो है उनका जो साइड था वो जस्ट था, वो फेयर था, लेकिन फिर भी हम जो है वो ब्रिटिश के जो एक डबल स्टैंडर्ड्स या एट्रोसिटीज़ हैं या ऑटोक्रेसी है उसमें और नाजिज़म में हम दोनों में फ़र्क नहीं कर समझते हैं और ना ही हम उनकी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं. ये तीसरा पॉइंट था. ये दूसरा पॉइंट था. साथ में जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि वो सरकार को एक और अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे कि वो कांग्रेस की डिमांड्स को पीसफुली एक्सेप्ट कर ले. टू गिव अनदर चांस टू गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट INC demands. अब यहाँ पर जो सत्याग्रह की जो डिमांड थी that would be a kind of freedom of speech against the war through an anti-war declaration. अब यहाँ पर सरकार को, यहाँ पर सत्याग्रह का क्या मकसद था कि वो इंडिविजुअल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करेगा और सरकार को मजबूर कर देगा कि वो उसे अरेस्ट कर ले. अगर यहाँ पर कहा गया कि अगर गवर्नमेंट सत्याग्रही को अरेस्ट नहीं करेगी तो वो सत्याग्रही क्या करेगा, उसी काम को बार बार करेगा. ही और शी विल रिपीट इट. और साथ साथ में वो गांव में जाकर एक गांव से दूसरी जगह जाएंगे, लोगों को इनकरेज करेंगे और साथ में एक मार्च लॉन्च करेंगे दिल्ली की तरफ. और उसे कहा जाएगा, उस मूवमेंट को कहा जाएगा दिल्ली चलो अभियान या दिल्ली चलो मूवमेंट. मैं फिर से रिपीट करती हूँ. सरकार को, गवर्नमेंट को मजबूर किया जाएगा इस सत्याग्रह के माध्यम से कि वो सत्याग्रहियों को अरेस्ट करे. अगर उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया देन दे विल रिपीट इट, दे विल कंटिन्यू डूइंग इट एंड दे विल मूव फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, encourage people and then march towards Delhi and this movement will be known as दिल्ली चलो और दिल्ली चलो मूवमेंट. अब यहाँ पर सबको पता है फर्स्ट पर्सन, पहले आदमी जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह लिया था उनका नाम क्या था, विनोबा भावे. और दूसरे थे नन अदर देन पंडित जवाहरलाल नेहरू. सेकंड इंसान, सेकंड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. इन दोनों लोगों ने सबसे पहले सत्याग्रह जो था वो एक्सेप्ट किया था और शुरू किया था.
मार्च 1941 तक तकरीबन 25,000 जो लोग थे वो इस इंडिविजुअल सत्याग्रह से या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से खुद को एसोसिएट कर चुके थे, अराउंड 25,000। अब गांधी जी ने इसी बीच में नेहरू को अपना सक्सेसर घोषित कर दिया। उनका ये मानना था कि नेहरू एक ऐसे आदमी हैं जो हिंदू होते हुए भी मुस्लिम्स का विश्वास भी पाते हैं, मुस्लिम्स भी उन पर विश्वास रखते हैं, वो सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, तो वो साथ साथ आईएनसी की जो मॉडर्न या एक्सट्रीमिस्ट की जो विचारधारा है उन्हें भी वो उनका भी समर्थन करते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि बंगाल में जब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी तो नेहरू को सज़ा हुई थी, सिडेशन का जो एक सज़ा थी उन टर्म्स पे उन्हें सज़ा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को इनकरेज किया था, उनकी तारीफ़ की थी, प्रेज़ की थी ओपनली, इसलिए उन्हें जेल में भेज दिया गया था। अब यहाँ पर the Congress leaders released in December 1941 in the midst of Japan's aggressive action were anxious to defend Indian territory and go to the aid of the Allies. The CWC overrode Gandhi and Nehru's objections and passed a resolution offering to cooperate with the government to defend India. अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो पार्टी थी वो एक पार्टी थी जापान की, और जापान और इंडिया का जो अगर आप देखोगे तो अगर आप मैप देखोगे तो इंडिया का जो ईस्ट वाला पोर्शन है वो जापान से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, और इंडिया को डर था कि वहाँ पर एक्चुअली क्या था, बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में और ईस्टर्न वाले पोर्शन में जापान की जो शिप्स थी वो उस तरफ जो है वो मूवमेंट दिखाना शुरू कर चुकी थी। तो हिंदुस्तान के लोगों को कहीं ना कहीं डर था कि ये वॉर तो चल रही है यूरोप में, लेकिन ऐसा ना हो कि ये इम्पीरियलिस्ट पावर्स जो लड़ रही हैं अपने अपने कॉलोनीज़ के लिए, कहीं हम ब्रिटिश से हटकर अब जापान की गिरफ्त में पहुंच जाएं, हम जापान की कॉलोनी बन जाएं। इसलिए अब हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अब वो ब्रिटिश से हाथ मिलाना चाहते थे, एलाइड पावर्स की हेल्प करना चाहते थे, इंडियंस खुद, क्यों, ताकि वो जापान की जो हरकतें हैं उन पर रोक लगा सके, उन्हें कर्ब कर सके। अब यहाँ पर उन्होंने सोचा ठीक है, अब ये तो वो समझ रहे थे, अब CWC मीटिंग ने फिर से जो गांधी नेहरू के जो ओपिनियंस थे उन्हें फिर से ओवरराइड करके सरकार की जो कॉपरेशन थी, गांधी नेहरू जो ओपिनियंस हैं वो मैंने आपको पहले बताया कि अगर पार्टिसिपेट नहीं करना है वॉर में तो हमें उनकी एक्टिविटीज़ को एंडोर्स भी नहीं करना है, अगर हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है तो हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट भी कोई काम हमें नहीं करना है। अब यहाँ पर CWC ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने सरकार को अपना जो सपोर्ट है वो फिर से एक्सटेंड करने का जो था वो अनाउंसमेंट किया, लेकिन उन्होंने कहा हम ब्रिटिश की मदद तभी करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में अगर हमें लड़ाई के बाद फुल इंडिपेंडेंस दी जाएगी। साथ में उन्होंने कहा जो पावर है वो कम्प्लीटली जो है इमिडिएटली हमें ट्रांसफ़र कर दी जाए। साथ में उन्होंने गांधी जी ने कहा कि अब जो है मैं जवाहरलाल नेहरू को डेजिग्नेट करता हूँ एज माय चोजन सक्सेसर एज द लीडर और कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रगल एंड INC। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं इस फर्दर पैराग्राफ में, जो आप जो चैप्टर नंबर 22 है इसमें देखोगे, देन देयर इज अ स्मॉल पोर्शन वेयर the common points between Gandhi and Nehru and why Gandhi liked पंडित नेहरू, उस पर एक डिस्कशन हुई है, सो यू कैन गो थ्रू इट। यहाँ पर एक बुक का भी रेफरेंस दिया गया है जिसका नाम है द गुड बोटमैन, जिन्होंने लिखा है कि गांधी ने नेहरू को बाकी ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर क्यों चूज़ किया। उन्होंने कहा कि जो बाकी ऑल्टरनेटिव्स थे, बाकी लोग भी अच्छे थे, चाहे सरदार पटेल हैं, चाहे ये हैं हमारे कृपलानी हैं या राजेंद्र प्रसाद हैं, राजा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा कि ये सब कहीं ना कहीं रीजनल लेवल पर लड़ रहे थे, ये अपनी अपनी प्रॉब्लम से अपने अपने मोटिव से लड़ रहे थे रीजनल लेवल के लिए। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो एक ट्रू इंडियन थे, सोशलिज्म में बिलीव करते थे, हर सेक्शन के लोगों को ऑर्गेनाइज करना वो जानते थे और हर सेक्शन के लोग उन्हें अपना लीडर मानते थे, और वो एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी रखते थे, इसलिए गांधी ने उन्हें अपना सक्सेसर चूज किया था। अब यहाँ पर सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन, अब ये जो मिशन था इसके हेड थे
It was headed by Stanford Cripps. इन भाई साहब को भेजा गया हिंदुस्तान, और इनकी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच थी उसे इन्हें हिंदुस्तानियों के साथ डिस्कशन करना था, ठीक है। अब यहाँ पर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने कहा कि वो एक लेफ्ट विंग लेबर पार्टी के सपोर्टर हैं, प्लस वो लीडर है हाउस ऑफ कॉमन्स के इंग्लैंड में। हाउस ऑफ कॉमन इज़ द ब्रिटिश वर्जन ऑफ लोकसभा, इसे वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। साथ में वो ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के एक मेंबर हैं जिन्होंने इंडियन मूवमेंट को सपोर्ट किया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक्टिवली ब्रिटेन में सपोर्ट किया है। अब रीज़न क्या था क्रिप्स मिशन को हिंदुस्तान भेजने का? यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जो ब्रिटेन था वो साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी नुकसान झेल रहा था। अपनी कॉलोनीज़ जो थी उनकी वो छूट गई थी, डिसइंटीग्रेट हो गई थी। ब्रिटिश की जो एशिया और अफ्रीका में जो कॉलोनीज़ थी उन्हें आज़ादी मिल रही थी, वो ब्रिटिश से अब ब्रिटिश की इम्पीरियलिज्म से दूर हट रही थी। साथ में जो जापान था वो एक पावरफुल देश के रूप में, एक थ्रेट के रूप में जो था, उसका डर था कि वो हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं इन्वेड ना कर दे। तो इसलिए हिंदुस्तान का सपोर्ट इस समय बहुत क्रूशियल हो चुका था ब्रिटिश के लिए भी और हिंदुस्तानियों के लिए भी, इसलिए ब्रिटिश ने क्रिप्स मिशन को भेजा था। दूसरा रीज़न ये था कि ब्रिटेन की इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल पोजीशन में क्वेश्चन था, जहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर और जो चाइना थे, जो ब्रिटिश के एलीज थे वर्ल्ड वॉर 2 में, वो बार बार बोलते जाओ भाई गेट द सपोर्ट ऑफ इंडियंस, इंडियन सोल्जर्स कहाँ हैं तुम्हारे वॉर में। वो चाहते थे, वो ब्रिटिश का जो एक प्रेशर बना हुआ था इंडियन कोऑपरेशन का, इसलिए ब्रिटिश जो थी वो अपने दोस्तों के सामने थोड़ा सा फ्लॉन्ट करना चाहती थी, हिंदुस्तान का सपोर्ट लाना चाहती थी सामने। अब यहाँ पर जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं वो अग्री कर चुके थे अलाइड कॉज के लिए, ब्रिटिश का सपोर्ट करने के लिए, अगर उन्हें सब्सटैंशियल पावर जो है वो दी जाएगी तो। सब्सटैंशियल पावर यानी कि इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। साथ में क्या कहा था उन्होंने मीटिंग में कि हमें जो पावर है वो हमें इमिडिएटली मिल जानी चाहिए। अब क्रिप्स मिशन के मेन प्रपोजल्स क्या थे? सबसे पहले फिर से डोमिनियन स्टेटस था, अगेन डोमिनियन स्टेटस। यहाँ पर वर्ड आया एन इंडियन यूनियन विद अ डोमिनियन स्टेटस। An Indian union with a dominion status would be set up. ये हिंदुस्तान को दिया जाएगा। And it would be free to decide its relations with Commonwealth and free to participate in United Nations and other bodies. दूसरा पॉइंट था, after the end of war, a constituent assembly would be convened to frame a new constitution. पोस्ट वॉर बेसिस पे, पोस्ट वॉर टाइम्स में हिंदुस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के दी जाएगी जो कि फर्दर हिंदुस्तान के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करके देगी। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स होंगे, दे विल बी पार्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टली नॉमिनेटेड बाय प्रिंसेस। पार्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, जो कि स्टेट क्या बोलेंगे, विधानसभा, बाय प्रोविंशियल असेंबलीज एंड पार्टली नॉमिनेटेड बाय इंडियन स्टेट्स के जो रूलर्स थे, प्रिंसेस थे, उनके द्वारा नॉमिनेटेड बाय इंडियन प्रिंसली स्टेट्स और प्रिंसेस। अब यहाँ पर तीसरी कंडीशन थी that the British government would accept the new constitution subject with 2 conditions. थर्ड पॉइंट था कि 2 कंडीशंस होंगी कि ये ब्रिटिश जो है वो जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना के देगी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तब चूज करेगा, तब एक्सेप्ट करेगा जब पॉइंट 1 province would be willing, any province not willing to join the union would have a separate constitution and form a separate union. अगर कोई भी ब्रिटिश प्रोविंस हिंदुस्तान को इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस इसका हिस्सा नहीं बनना चाहेगा, मर्ज नहीं होना चाहेगा, तो उसे एक अलग सेपरेट यूनियन की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसे एक अलग संविधान बना के दिया जाएगा। पहला पॉइंट ये।
दूसरा पॉइंट ये कि ये जो मिशन है, जो ये एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देगी, it will be a constitution making body, and the British government would negotiate a treaty to effect the transfer of power and to safeguard racial and religious minorities. तो एक ट्रीटी साइन करवाई जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि पावर को ट्रांसफ़र किया जाएगा हिंदुस्तान को, जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी उसको, और साथ में जो उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो रेशियल और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाएगा, सेफगार्ड किया जाएगा। और चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट ये था कि तब तक के लिए, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं देती है, सब कुछ सेटल हो नहीं जाता, तब तक जो इंडिया का जो डिफेंस अफेयर्स है, डिफेंस जो है वो हिंदुस्तान का ब्रिटिश के पास रहेगा, और जो गवर्नर जनरल है उनकी जो पावर है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। द पावर ऑफ गवर्नमेंट गवर्नर जनरल वुड स्टे इंटैक्ट टिल देन। अब यहाँ पर ये 4 मेन पॉइंट्स थे, मैंने 2 ही लिखे। फर्स्ट पॉइंट आ गया द इंडियन यूनियन विद द डोमिनियन स्टेटस। इसके साथ हिंदुस्तान जब ये इंडियन यूनियन फॉर्म हो जाएगा तो उसे कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनने की आज़ादी दी जाएगी। हिस्सा बनना या नहीं बनना है, यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बनना या नहीं बनना, ये सब चॉइस दी जाएगी। साथ में पोस्ट वॉर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। अब इसके जो मेंबर्स होंगे दे विल बी पार्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज एंड पार्टली नॉमिनेटेड बाय इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। थर्ड जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट तब इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेगी जब पॉइंट 1 कोई भी लेजिस्लेटिव, कोई भी ब्रिटिश प्रोविंस अगर इस यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा तो वो नहीं बनेगा, उसे एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा और एक सेपरेट यूनियन की तरह ट्रीट किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट था इसका कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तब ट्रांसफ़र ऑफ पावर करेगी, तब पावर्स हिंदुस्तान को दे देगी जब माइनॉरिटीज़ का और जो रेशियल कम्युनिटीज़ हैं और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उन सभी के जो राइट्स हैं उन्हें सेफगार्ड करने के लिए का स्पेशल जो प्रोक्योरमेंट है वो दिया जाएगा। और चौथा क्या था, डिफेंस पावर रहेगी तब तक ब्रिटिश के पास, और जो गवर्नर जनरल हैं उनकी पावर जो है वो अश्वत्थामा बने रहेंगे ये तब तक, इट विल स्टे इंटैक्ट। अब यहाँ पर फर्दर क्या हुआ? अब यहाँ पर सवाल आता है कि हिंदुस्तान के लोगों ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया था। द प्रपोजल डिफर्ड फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन द पास्ट इन मैनी रिस्पेक्ट्स। कुछ अलग बात थी इसमें क्रिप्स मिशन की, बाकियों से अगस्त ऑफर से अलग था या बाकी एक्ट से अलग था, क्या अलग था वो देखते हैं। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू बी सोली इन इंडियन हैंड्स नाउ एंड नॉट मेनली। अगस्त ऑफर में लिखा था कि मेजॉरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेजॉरिटी मेंबर्स जो रहेंगे वो हिंदुस्तान के लोग इंडियंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो क्रिप्स मिशन के अंडर बनने वाली थी उसमें इंटायरली जो था वो हिंदुस्तान के लोग ही, इंडियंस ही मेंबर्स अब रहने वाले थे। उन्हें सब कुछ करना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बनाने का काम था, जो फ्रेम करने का काम था वो इंटायरली अब इंडियंस के पास ही था। दूसरा, क्रिप्स मिशन की क्या खास बात थी कि एक प्रॉपर कॉन्क्रीट प्लान इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का दिया था, और साथ में उन्होंने एक जो ये प्रोविंस है इनको आइडिया दे दिया, इनको ऑप्शन दे दिया था एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। तो फर्दर जो है इससे पता चलता है कि जो पार्टीशन के बीज हैं उन्हें और स्ट्रांगली ग्रो करने का जो एक ब्लूप्रिंट है वो हिंदुस्तान को फिर से दिया गया था। और साथ में जो कॉमनवेल्थ में हिंदुस्तान की पार्टिसिपेशन है उसे जो मेंबर है उससे विड्रॉ करने का मौका दिया गया। एंड जो इंडियंस हैं दे वर अलाउड अ लार्ज शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंटरिम पीरियड। जो बीच का ये पीरियड रहेगा उसमें हिंदुस्तान के जो लोग हैं इंडियंस हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने रह सकते थे, लेकिन फिर भी क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो गया था। अब इसके क्या रीजंस थे? जो क्रिप्स मिशन प्रपोजल थे दे फेल टू सेटिस्फाई इंडियन नेशनलिस्ट एंड टर्न्ड आउट टू बी अ प्रोपोगेंडा मेरली फॉर द कंजम्पशन ऑफ यूएस एंड चाइनीज़। ऐसा माना गया कि जो क्रिप्स मिशन है वो सिर्फ ब्रिटिश ने हिंदुस्तान के पक्ष के लिए नहीं, हित के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ यूएस और चाइना के सामने दिखावा करने के लिए एक प्रोपोगेंडा बनाया था, इसमें बहुत सारी पार्टीज और ग्रुप्स को ऑब्जेक्शंस होने लगे। सबसे पहले कांग्रेस को क्रिप्स मिशन से क्या ऑब्जेक्शन था वो देखते हैं। कांग्रेस ने कहा हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ
आज़ादी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्या कहा मैंने, 2 तरीके के मेंबर्स चुने जाएंगे, एक इलेक्ट होंगे प्रोविंशियल असेंबली से और दूसरा नॉमिनेट किए जाएंगे इंडियन प्रिंसेस से। तो उन्होंने कहा कि ये जो नॉमिनी है ये कहीं ना कहीं प्रॉपरली प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने में शायद सक्षम ना हो। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स बाय नॉमिनीज एंड नॉट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि हमें पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो थी प्रिंसली स्टेट्स की वो भी मैल फंक्शन थी, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं थी और करप्शन से भरी हुई थी। तो जो प्रिंसली स्टेट्स के रियासतों के जो लोग थे वो अपने अपने राजाओं से और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं थे, तो उन्हें एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाने का मौका नहीं दिया गया। ये पावर जो थी वो प्रिंसली स्टेट के जो रूलर थे उसी के हाथ में दी गई थी कि वो फर्दर नॉमिनेट करता अपना एक मेंबर। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये कही कि जो प्रोविंसेस हैं वो नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी के अगेंस्ट जा रहे थे, वो सेपरेट हो सकते थे, दे हैड द राइट टू सिडेट। वो यहाँ पर अपनी एक विटो पावर को श्योर करके यूज़ करके दे कैन सेपरेट फ्रॉम द इंडियन यूनियन, तो ये एक गलत बात है। तो चौथा उन्होंने ये कहा कि इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर, उसका कोई प्लान नहीं तुमने दिया कि तुम पावर कब ट्रांसफ़र करोगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो आपने अपने क्रिप्स मिशन में चौथा पॉइंट कहा है कि डिफेंस तुम्हारे हाथ में रहेगा। क्यों रहेगा भाई? एब्सेंस ऑफ एनी रियल शेयर ऑफ इंडियंस इन डिफेंस। साथ में उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी जो गवर्नर जनरल है उससे तुमने एक सुप्रीम पावर बना दी है, उसे तुम्हें फिर से अश्वत्थामा बना दिया है और उसकी जो सुप्रीमेसी है वो हम पर फिर से बनी रहेगी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल को जो ये डिमांड है, द डिमांड दैट द गवर्नर जनरल टू बी द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर जो कांग्रेस की तरफ से 2 मेन लोग थे जो सरकार के साथ नेगोशिएट कर रहे थे क्रिप्स मिशन पे, और ये 2 लोग कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इन दोनों नामों को आपने याद रखना है। अब दूसरा जो पक्ष था वो आ गया मुस्लिम लीग का। अब मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुस्लिम लीग ने कहा कि इंडियन यूनियन कौन सा हिंदुस्तान, हमें तो पाकिस्तान यूनियन चाहिए। हमने पाकिस्तान रेजोल्यूशन, लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, समय था मार्च 1940 का, वी हैव पास दैट रेजोल्यूशन एंड वी डोंट वांट एन इंडियन यूनियन। उन्होंने इस सिंगल इंडियन यूनियन के आइडिया को क्रिटिसाइज़ किया। साथ में उन्हें ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की जो कंप्लीट सिस्टम या क्रिएशन था, जो मशीनरी की, उससे भी इन्होंने पसंद नहीं किया। और साथ में इन्होंने ये कहा कि जो ये प्रोसीजर है एक्सेशन और सक्सेशंस का प्रोविंसेस का, ये भी उन्हें पसंद नहीं आया। और साथ में उन्होंने ये कहा कि जो प्रपोजल है, दैट द प्रपोजल डिनाइड द मुस्लिम्स द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, की हमारी आपने पाकिस्तान बनाने की कोई बात नहीं करी है, इसलिए वी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज योर प्लान एंड रिजेक्टेड। अब जो बाकी ग्रुप्स थे उन्होंने भी जो प्रोविंसेस के जो राइट ऑफ सिडेशन था, सेपरेट होने का जो ये राइट था, उसे क्या किया था? कंडेम किया था, ऑब्जेक्ट किया। वहीं कुछ लिबरल्स थे, they considered the secession proposal to be against the unity and security of India। यहाँ पर हिंदू महासभा ने भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे कहीं ना कहीं, दे थॉट दैट डिप्रेशन वुड लीव देम एट द मर्सी ऑफ द कास्ट हिंदूज। उन्होंने कहा कि अगर ये क्रिप्स मिशन एक्सेप्ट होता है या अगर पार्टीशन होता है हिंदुस्तान का, तो जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं वो फिर से, क्योंकि डिवीजन किस बेसिस पे हो रहा था? हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे होना था। अगर मुस्लिम्स पाकिस्तान चले जाएंगे तो डिप्रेस क्लासेस ने सोचा कि हम तो फिर से मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़ के अधीन हो जाएंगे, हिंदू मेजॉरिटी कास्ट जो होगी वो फिर से हम पर जो है डोमिनेंट साबित होगी। अब यहाँ पर जो सिख थे उन्होंने कहा कि अरे हमें भी पार्टीशन चाहिए था, हमें भी अपना पंजाब जो था वो अलग चाहिए था, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इस पार्टीशन से जो है हमारा जो पंजाब है हमारे हाथों से चला जाए। अब यहाँ पर द एक्सप्लेनेशन दैट द प्रपोजल वर मेंट नॉट टू सुपरसीड द ऑगस्ट ऑफर बट टू क्लॉथ जनरल प्रोविजंस विद प्रिसिशन कास्ट आउट्स ऑन द ब्रिटिश इंटेंशंस अगेन। फिर से ब्रिटिश के इंटेंशंस पे क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर फिर से क्रिप्स मिशन जो था वो इनकेपेबल रहा ड्राफ्ट डिक्लेरेशन फॉर्म करने के, और ना ही वो एक प्रॉपर मतलब जो उसे एग्रीमेंट था वो हिंदुस्तान के लोग जो थे वो उस पर कर नहीं पाए। एंड द अडॉप्शन ऑफ अ रिजिड टेक इट और
लीव इट प्लान जो था सरकार का कि ले लो या छोड़ दो क्रिप्स मिशन, ये डेडलॉक था, हिंदुस्तान के लोग जो थे वो उस पर डिबेट नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए लोग जो थे वो कहीं ना कहीं नाखुश थे. क्रिप्स हैड अर्लियर टॉक्ड ऑफ कैबिनेट एंड नेशनल गवर्नमेंट, बट लेटर ही सेड ही हैड नॉट मेंट एनी सच थिंग, but he only meant the expansion of the executive council. पहले उन्होंने कहा डोमिनियन स्टेटस. यहाँ पर क्रिप्स की जो बात थी उस पर कुछ डाउट होने लगे. उसने पहले कहा था कि मैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दूंगा, मैं एक नेशनल गवर्नमेंट या और कैबिनेट बनवा के दूंगा, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात से वो मुकर गया और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा तो सिर्फ मतलब था कि मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करूंगा, जैसे कि पहले से होता आ रहा है. तो इस बात पर जो था वो काफ़ी डाउट जो था वो लोगों को क्रिएट हो चुका था. अब यहाँ पर the decision on succession was to be taken by a resolution in the legislature by a 60% majority. जो ये right to succession of proviences था, उनका जो right था separate होने का, succeed करने का, वो एक resolution के माध्यम से legislation में introduce किया गया. और अगर उसे पॉसिबल बनाना था, पास करना था, तो 60% मेजॉरिटी का वोट उसे चाहिए था. अगर 60% मेंबर्स ने उसे सपोर्ट नहीं किया, देन द डिसीजन वाज टू बी टेकन बाय अ प्लेबिसाइट ऑफ एडल्ट मेल्स ऑफ दैट प्रोविंस बाय अ सिंपल मेजॉरिटी. अगर उसे 60% वोट्स लेजिस्लेशन में नहीं मिले तो प्लेबिसाइट होगा, और प्लेबिसाइट के माध्यम से जो अडल्ट मेल्स होंगे उस समय उसके अडल्ट मेल्स होंगे प्रोविंस के, कि जिस प्रोविंस की बात की जा रही है स्पेशली उस प्रोविंस के अडल्ट मेल्स वोट देंगे सिंपल मेजॉरिटी से, और डिसीजन जो है वो फाइनलाइज किया जाएगा. तो इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था. अब यहाँ पर जो ये स्कीम थी ये पंजाब के हिंदूज़ के अगेंस्ट थी और बंगाल के भी हिंदूज़ के अगेंस्ट कहीं ना कहीं मानी जा रही थी. अब यहाँ पर it was not clear as who would implement and interpret the treaty affecting the transfer of power. कि जो वो immediate basis पर हमने transfer of power मांगी थी, वो ट्रीटी कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कौन इंटरप्रेट करेगा, इसकी कोई बात मेंशन नहीं थी. और साथ में यहाँ पर अब चर्चिल पिक्चर में आ चुके हैं. चर्चिल कौन है इस समय? ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हैं. एमरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं. लिनलिथगो वाइस रॉय हैं. और वॉर्ड जो है, वॉर्ड नाम का आदमी कमांडर इन चीफ है. उन्होंने कहीं ना कहीं क्रिप्स के जो एफर्ट्स थे उसे क्वेश्चन किया. अब यहाँ पर बातचीत शुरू हुई वाइस रॉय के विटो की. गांधी ने डिस्क्राइब किया, गांधी ने कहा कि जो ये स्कीम है आपकी क्रिप्स मिशन के नाम से, ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, अब ये नहीं चलेगा, अब 6 महीने ओवर हो गए, दिस चेक इज़ नो मोर वैलिड. वहीं नेहरू ने पॉइंट आउट किया दैट द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड ऑटोक्रेटिक पावर्स वुड रिमेन एंड अ फ्यू ऑफ अस विल बिकम वाइस रॉयज लिवर्ड कैंप फॉलोअर्स एंड लुक आफ्टर कैंटीन्स एंड द लाइक. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाइस रॉय को एक अनलिमिटेड सुप्रीम पावर दे दी गई थी, उनके पास विटो पावर थी, उनकी सारी पावर्स को इंटैक्ट रखा गया था. तो इस चीज़ को कोई भी जो है वो मानने को तैयार नहीं था. अब इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होकर जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे वो घर चले गए वापस इंग्लैंड. और हिंदुस्तान के लोगों में जो कहीं ना कहीं खटास थी वो उनकी तरफ से पैदा हो चुकी थी और उनके मन में भी पैदा हो चुकी थी. उन्होंने भी लोगों को फ्रस्ट्रेट कर दिया था. एंड who still sympathizing with the victim of fascist aggression felt that the existing situation in the country had become intolerable, and this is the time when the final assault on imperialism would be held. कहने का मतलब ये है कि वो इस बात को समझ चुके थे कि बेशक फैसिज्म जो है वो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन साथ में उन्हें समझ आ चुका था कि जो इम्पीरियलिज्म है उसका जो एक अंत है वो जो है वो अब शुरू हो चुका है. इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप आई हैव इस चैप्टर में बहुत सारे एंगल्स थे, सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन सिंपल लैंग्वेज बाय जस्ट मे रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. इसमें प्रीलिम्स का ज़्यादा कुछ भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड नोट करवाती. ऑल्सो वी आर नाउ लेफ्ट विद 3 chapters ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. सो व्हेन आई विल एंड दिस चैप्टर विद इन अ डे और 2, उसके कुछ दिनों के बाद, हफ्ते के बाद, आई विल ट्राई टू मेक अ प्रीलिम्स पॉइंट लिस्ट आप बोल सकते हो उसको, जिसमें मैं सारे प्रीलिम्स के जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो पॉइंट्स होंगे मैं चैप्टर वाइज आपको कवर करवाऊंगी. सो आई होप दैट्स ऑल. दैट्स द बेस्ट आई कैन डू फॉर एनीवन. थैंक यू सो मच.